Hello everyone. Good morning. Good afternoon. Today in this video, we are going to discuss some topics related mensuration, related class 10th. It is one of the most important topic related cube, cuboid, cylinder, right circular cone, circle and any other geometrical shapes, maybe either 2D or 3D. Okay, so before solving questions, or whether it is objective questions or short questions or long questions, what is important or what is base of this chapter? So very simple, कुछ फार्मूलाज हैं जिसको यदि आप याद कर लें तो फिर कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हम बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स होता है और क्या क्या फार्मूला होता है, पहले हम उसको डिस्कस कर लें। जैसे कि बात करते हैं हम, तीन चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल घूम फिर करके, चाहे क्वेश्चंस कोई भी हो, शॉर्ट क्वेश्चंस की या ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की, कहीं ना कहीं वो चीजें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ही रिलेटेड हो रहे हैं। तो दो बातें आती है हमारे सामने, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड सेकेंड वन टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, यदि हम बात करें टोटल सरफेस एरिया को, सिंपली आप सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। सिंपली आप इसको क्या बोल सकते हैं, सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, CSA एंड TSA। आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं TSA, सॉरी CSA कर्व सरफेस एरिया एंड दिस वन TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चों के मन में कई बार होता है कि हमें फार्मूला तो आता है बट वी डोंट हैव आइडिया अबाउट ये कर्व सरफेस एरिया क्या है और ये आपका टोटल सरफेस एरिया क्या, हमें मतलब कहीं ना कहीं इसके बारे में ये है क्या आखिर, एंड कैसे इसको समझ सकते हैं। यदि आसान भाषा में हम इसे समझने की कोशिश करें तो फिर एक सिंपल वे में कैसे समझ सकते हैं। तो आप यूँ समझ लीजिए कि कोई भी फिगर है आपके पास, कोई भी फिगर, जैसे हम एक मार्कर की बात करते हैं, ये मार्कर है एंड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का मतलब, कर्व मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, मतलब आप यूं समझ लें कि आप इसके फ्लोर और सीलिंग को छोड़ करके, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है और नीचे वाला पोर्शन है, इसको यदि छोड़ दिया जाए, किसी भी फिगर की बात करते हैं, सिंपली यदि हम एक मार्कर की बात करें या सिंपली हम इस डस्टर की बात करें, कोई भी क्यूबॉइड हो, क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, राइट सर्कुलर कॉन, कोई भी शेप का, जैसे एक रूम की बात करते हैं तो रूम में क्या हुआ, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन, तो बच क्या, चारों दीवार, 4 वॉल्स, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को आप हटा दीजिए, तो जो भी पोर्शन बच रहा है दैट इज कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि हम बात करते हैं कॉन की, तो कॉन में आपको क्या करना है, इस चीज को हटा देना है। जैसे हम सिलेंडर की बात करते हैं तो आपको क्या करना है, इस दोनों को हटा देना है। जैसे हम क्यूब या क्यूबॉइड की बात करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम एक रूम की बात करते हैं तो आपको सीलिंग और फ्लोर हटा देना है। तो जो टॉपिक बच रहा है दैट इज कर्व सरफेस एरिया। और टोटल मतलब तो टोटल समझ ही रहे हैं कि उस फिगर में जितने सारे सरफेसेस हैं, चाहे अपर लोअर या फिर इस कर्व की बात करें, टोटल मिला करके दैट इज कर्व एंड टोटल। तो जैसे हम सबसे पहले देखिए बात करते हैं, आपको फार्मूला अच्छे से पता होना चाहिए कोई भी सवाल बनाने के पहले, खास करके मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन टोटल क्वेश्चंस दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मेंसुरेशन में टोटल क्वेश्चंस आपका मेंसुरेशन में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्या, पहली बात तो आपको फार्मूला अच्छे से आना चाहिए। मेंसुरेशन आपका दो टॉपिक पर डिपेंड करता है, एक क्या हो गया फार्मूलाज, आपको यदि फार्मूला आ रहा है समझ लीजिए 30 से 40% क्वेश्चंस वहीं आपने सॉल्व कर लिया। एंड सेकंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कैलकुलेशन। कई बार बच्चे जो घबरा जाते हैं इसके कैलकुलेशन, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है सॉल्यूशंस करने में, स्क्वायर करने में, क्यूब करने में, डेसिमल हटाने में, तो फिर कहीं ना कहीं ये हमें परेशान करता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों चीज़ों पर यदि आपका कमांड है तो फिर मेंसुरेशन में कुछ नहीं है। देखिए आपके सामने हमने कुछ फार्मूलाज को डिस्कशन करने के लिए रखा हुआ है। कर्व सरफेस एरिया क्यूब की बात करें तो 4l स्क्वायर, एल मतलब क्या हो गया यहाँ पर, एल मतलब आपका हो गया साइड, लेंथ ऑफ साइड हो गया, लेंथ ऑफ साइड
टोटल सरफेस एरिया 6L², मतलब जितने सारे उसमें सरफेस हैं, सिंपली आप समझ लीजिए क्यूब या क्यूबॉइड का मतलब क्या, एक रूम, एक घर। तो आप इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया को आप बोल सकते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया को दूसरे भाषा में बोल सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्यूब या क्यूबॉइड के लिए, है ना। आप इसको दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया को एरिया ऑफ 4 वॉल्स, दैट इज क्यूब और क्यूबॉइड में यही होगा। तो आप इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, 4L²। एंड क्यूबॉइड के लिए हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर क्यूबॉइड के लिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं 2 × L + B × H। एंड इसी तरह टोटल सरफेस एरिया 6L², यहाँ पर हो गया LB BH + LH। यहाँ पर सिंपल में ध्यान रखिएगा LB BH + LH, LB + BH + LH, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। एंड सिंपली क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम L × B × H। एक वॉल्यूम, देखिए हम वॉल्यूम की आज हम बात करते हैं, तो सिंपली वॉल्यूम का हम आपको एक जनरल फार्मूला बताते हैं जो सब जगह लागू होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, देखिए वॉल्यूम के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक बेसिक फार्मूला बताते हैं, वॉल्यूम का एक सबसे बेसिक फार्मूला है, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये जो आपका हमने कहीं ना कहीं ये जो फॉर्मूला हम आपको लिखे हुए हैं, ये आपको अप्लीकेबल है सब जगह। ठीक है, आपको क्यूब के लिए लागू चलेगा, क्यूबॉइड के लिए भी चलेगा, सिलिंड्रिकल के लिए भी चलेगा। जनरली वो सारे फिगर जो कि अपने बेस से लेकर के अपने सीलिंग तक एक ही शेप में होते हैं, जैसे कि सिलेंडर की बात करते हैं एक ही शेप में होते हैं, तो आप क्या करते हैं, देखिए L × B क्या हो गया, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यहां पर देखिए सिलेंडर की हम बात करते हैं, सिलेंडर ये सर्कुलर है, इसका एरिया कितना हो गया πr² और हाइट कितना हो गया h, है ना। आपने मल्टीप्लाई कर दिया πr² h। तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमन फॉर्मूला दैट इज अप्लीकेबल इन ऑल द केसेस इफ फिगर, यदि अपने फ्लोर से लेकर के अपने सीलिंग तक एक यूनिफॉर्म फिगर रहे। देखिए πr × L + R, आप इन सारे फिगर्स की यदि हम बात करते हैं, जैसे हम आप कर क्या सकते हैं, बात को समझना है आपको कि आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद रखना है और उसमें से सीलिंग और फ्लोर को ऐड कर देना है। ये सिंपल सा आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि ये क्या है, 2πr × R + H, ये क्या है। हमने कुछ भी नहीं किया है, इसमें हमने क्या किया है, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH। देखिए हम एक सिलेंडर बना लेते हैं छोटा सा, 2πRH, तो ये आपका क्या हो गया, कर्व्ड मतलब यहां से लेकर के यहां तक। आप आपने क्या किया, ये नीचे फ्लोर और ऊपर सीलिंग को छोड़ दिया हुआ है। तो आप ये बता दें जरा सा कि ये आपका इसका ये जो आपका फ्लोर है इसका एरिया कितना होगा, πr², और ये जो आपका फ्लोर है इसका एरिया कितना हो जाएगा, πr²। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2πr²। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में जब दोनों फ्लोर और सीलिंग को आप जब आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, 2πr² ऐड कर दिया, दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2πr कॉमन है, अपने h + r, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझना होगा कि आपने टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया में फ्लोर और सीलिंग को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ओके, देन वी हैव ए क्वेश्चन हियर। आपके पास एक ये राइट सर्कुलर कॉन है, ओके, एंड इन दिस कॉन वी वांट टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया। हम लोग क्या करना चाहते हैं, कर्व सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं। तो आपको बार बार एक चीज़ हमेशा सोचना होगा कि हमें निकालना क्या है। जो देखिए कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजी, रणनीति इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या चाहिए। एक बार सोच लीजिए मन में, हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πRL। कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, πRL। अब आपको समझना है कि πRL यदि हमें चाहिए तो पाई चाहिए, R चाहिए और L चाहिए, 3 चीजें चाहिए। पाई तो सभी जानते हैं, यूनिवर्सल सभी जानते हैं, 22/7 और 3.14, ओके।
and the value of r is already given but l is missing here. ओके, एल इज मिसिंग. आपको देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस तरह के हो सकते हैं या 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो एल चाहिए, तभी तो आपको ये चीज मिलेगा पाई आर एल. तो सबसे पहले एल कैसे निकलेगा, तो देखिए हमने बगल में लिखा हुआ है एल के लिए एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. पाइथागोरस के अनुसार से राइट सर्कुलर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल होता है. एंड पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये यदि L है, ये यदि आपका H है और ये यदि R है तो फिर L स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन आपका कितना हो गया, ये 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16. तो यहाँ पर जो L का वैल्यू है ये कितना आ गया 5 आ गया. सो सिंपली आप फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कर दीजिए एंड आपका इस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा. इस तरह से आपका क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा. यहाँ पर आप पाई की जगह पर वैल्यू रख दीजिए 22/7. आर की जगह पर आपका आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एल का वैल्यू आपने निकाला. फाइनली सॉल्व कर यदि हम इसके डायगोनल की बात करें तो देखिए इट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर. सो दिस इज द डायगोनल, ये आपका डायगोनल हो गया. एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस ट्रिपलेट, यदि हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो फिर उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप ये बात गौर करते हैं कि यदि ये आपका बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस सिंपली बी स्क्वायर होता है. तो एंड उसी तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि ये L है और यदि ये भी L है तो ये आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2l स्क्वायर और यदि इसको बाहर निकालेगा तो रूट 2 और एल स्क्वायर का l. इस तरह से डायगोनल इक्वल टू रूट 2l. उसी तरह आप ये सिंपली इन केस ऑफ रेक्टेंगल दिस इज द डायगोनल, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा. एंड क्यूब में आप ये समझ लीजिए यहाँ से लेकर के इस तरीके से और इसमें सिमिलरली इस तरीके यहाँ से इस तरीके से उस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस तक इसी तरह से. तो ये आपका डायगोनल का फॉर्मूलाज है. यदि स्क्वायर की बात करें तो d बराबर रूट 2l, रेक्टेंगल की बात करें तो डायगोनल इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यदि हम क्यूब की बात करें तो रूट 3l और यदि हम क्यूबॉइड की बात करें तो ये फिर आपका क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. इस तरह से कहीं ना कहीं आपके डायगोनल का ये कॉन्सेप्ट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि द क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन वेरियस एग्जामिनेशंस, उस कंडीशंस में आपको ये कभी नहीं बोलेगा कि यू हैव टू फाइंड डायगोनल. लाइक एक क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, बोला जाएगा कि द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ रॉड और एनी टाइप ऑफ स्टिक और एनी थिंग दैट कैन बी पुट इन द रूम. मतलब एक सबसे लंबे छड़ी या फिर लंबे कुछ लंबाई का वो बताइए कोई भी वस्तु जो इस रूम में रखा जा सकता है. तो बिल्कुल आपको समझना है कि यदि किसी भी रूम में जो सबसे लॉन्गेस्ट वस्तु रखा जा सकता है सबसे ज्यादा लंबाई का, तो कहीं ना कहीं डायगोनल ही होगा. आप यूं समझ लीजिए कि आप इस स्क्वायर की हम बात करते हैं, आप यूं समझ लीजिए कि इस स्क्वायर में सबसे लंबा वस्तु कितना दूरी का रखा जा सकता है. आप सोच सकते हैं तो क्या ये लंबा सबसे ज्यादा होगा या फिर ये इसका ज्यादा लेंथ होगा. नहीं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी डायगोनल होता है इट इज द लार्जेस्ट लेंथ, ये सबसे ज्यादा लंबाई का होता है. फिर क्वेश्चंस में जब भी पूछा जाएगा तो इसी स्टाइल में पूछा जाएगा कि लार्जेस्ट लेंथ का वस्तु क्या हो सकता है. इट मीन्स दे जस्ट आर आस्किंग अबाउट द डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल. वो कहीं ना कहीं हमारे डायगोनल के बारे में बात कर रहे होते हैं. बिल्कुल ये आपको बी केयरफुल व्हेनेवर यू हैव क्वेश्चंस लाइक दिस. ओके, सो दिस वे. चलिए कुछ एक छोटा एग्जांपल्स यदि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं तो देखिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं. एक बार एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है कि यदि एक क्वेश्चन है इन ए स्क्वायर लेंथ ऑफ डायगोनल
लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10√2, देन फाइंड एरिया। देन फाइंड एरिया, आपको क्या करना है जी, एरिया निकालना। तो सोच लीजिए कि एरिया कैसे निकलेगा हमारा, एरिया हमारा कैसे निकलेगा, आपको ये सोचना है। तो आप बिल्कुल देखिए क्वेश्चंस पर हम एक बार फिर से रिवाइज कर लें, एक बार फिर से इस क्वेश्चन पर हम एक बार गौर कर लेते हैं अच्छे से। क्या कि एक स्क्वायर में लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10√2, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10√2। ध्यान देंगे क्वेश्चन में ये 10√2 क्या है, आपका लेंथ ऑफ डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल है, ये आपका लेंथ ऑफ डायगोनल है। तो कहीं ना कहीं लेंथ ऑफ डायगोनल आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, √2 इंटू ए, √2 इंटू साइड। देख लीजिए अभी तुरंत आपने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा, डी इक्वल टू √2 इंटू साइड, √2 इंटू एल, एंड डायगोनल इज गिवन हियर 10√2। तो आपको इधर आप लिखना है √2 इंटू साइड, तो √2 और √2 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। सो साइड इक्वल टू कितना आ गया आपका, लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, वॉट एवर द यूनिट आर गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी वांट टू फाइंड द एरिया, एंड यू नो वेरी वेल एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर। तो ये आपका साइड कितना हो गया, 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये आपका क्या हो गया, एरिया हो गया आपका, जो भी यहाँ पर यूनिट है लगा दीजिएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। चलिए एक और छोटी सी बात हम लोग देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको क्यूब में पूछे जा सकते हैं, क्यूबॉइड में पूछे जा सकते हैं। क्या देखिए क्यूब वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्यूब वाला क्वेश्चन क्या हो सकता है, उस पर थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्यूब में आपका जो क्वेश्चन हो सकता है कि द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ रॉड दैट कैन बी पुट इन ए रूम having the largest length of rod that can be put in a room having dimension 3, 4, 5, इट इज़ द डायमेंशन। यू नो, और जब हम किसी भी फिगर के डायमेंशन की बात करते हैं, इट मीन्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड कहीं ना कहीं हाइट टॉपिक वाइज गिवन होता है। तो ये आप समझ लीजिए इस तरह से दिया हुआ, दिट इज द लेंथ, दिस इज द ब्रेड्थ एंड दिस इज द हाइट, एंड यू कैन राइट ऑल दी सेपरेटली, आप इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। हैविंग लेंथ 3 सेंटीमीटर, हैविंग ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, हैविंग हाइट 5 सेंटीमीटर, मतलब अलग अलग करके भी गिवन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल तुरंत समझ जाना है यार, हम बात करते हैं लार्जेस्ट लेंथ की, तुरंत जैसे लार्जेस्ट लेंथ तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस रूम के डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो आप यूं भी समझ लीजिए इस रूम के हम डायगोनल की बात कर रहे हैं। तो इस छोर से इस छोर पर जो एक रॉड रखा जा सकता है, कोई भी लकड़ी या फिर कोई भी वस्तु रखा जा सकता है, आप समझ लीजिए उस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, है ना, उस वर्टेक्स से इस तरीके से, उस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स के बीच जो रखा जा सकता है, ये आपका लार्जेस्ट लेंथ का होगा। और ये आपको डायगोनल का फॉर्मूला हो जाता है आपका √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है 3 × 4 × 5। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, इट्स योर आंसर 9 × 16 × 25, 25 × 16 400, 400 × 9 3600, इट मीन्स 60 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा होगा रॉड का या फिर स्टिक का, कोई भी जो कि उस रूम में जो रखा जा सकता है वो कि लार्जेस्ट लेंथ का होगा। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ध्यान में हमेशा रखना है कि जब हम डायमेंशन, जब हम डायगोनल की बात करेंगे, दैट इज नन अदर देन द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ थिंग दैट कैन बी पुट इन ए रूम। ओके, तो देखिए इसमें और भी ये शॉर्ट क्वेश्चंस हुए। अब जो बात हम करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस की, जो आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चंस रह सकते हैं, वो ये कि कोई भी एक चीज आपको दिया रहेगा, बाद बाकी उसमें कोई टर्म होगा जो मिसिंग होगा।
ठीक है, कहीं ना कहीं वो टर्म क्या होगा और मिसिंग होगा। तो इसके लिए देखिए जैसे कि आप क्वेश्चंस आप यूँ समझ लीजिए कि हम जैसे कि क्वेश्चंस एक बात कर लेते हैं कुछ देर के लिए। एक सिलेंडर की बात करते हैं, उसका आपको वॉल्यूम दिया जा सकता है, जैसे कि वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है कुछ भी 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एंड आपको क्या करना है, एच का वैल्यू निकालना। इस तरह के क्वेश्चंस आपको वर्ड में लिखे रहेंगे, आपको समझना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और फिर आपको उसका वैल्यूज निकालना है। तो बिल्कुल जब भी मेंसुरेशन में आपके सामने क्वेश्चंस रहे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या क्या, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, वट एवर गिवन इन द क्वेश्चंस राइट इन सिस्टमैटिक वे। आपको जो भी क्वेश्चंस में देखिए दिया हुआ इस तरीके से आप लिख लें, वॉल्यूम इक्वल टू रेडियस इक्वल टू, एंड वट एवर यू हैव टू फाइंड, मेंशन दिस वन, वी हैव टू फाइंड हियर हाइट, वी हैव टू फाइंड हियर हाइट, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हाइट निकालना है। तो बाद बाकी अब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर आप क्या जानते हैं, वॉल्यूम बराबर हम फार्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम बराबर हम लोग क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए वॉल्यूम की जगह पर आप 154 लिख सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का वैल्यू 9 इंटू एच। ध्यान में रखेंगे आपके मन में ये भी सवाल होगा कि सर हम पाई का वैल्यू 3.14 लेंगे या फिर 22/7। मैक्सिमम आपको ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको हो सके मेंशन किया रहता है कि भाई आपको पाई का वैल्यू 22/7 लेना है या फिर 3.14 लेना है। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। सो इफ वी कंसिडर हियर 22/7 देन द वैल्यू ऑफ एच, now h equal to 154 into 7 equal to 22/9, 22 से 7 and it is 49/9 is the value of h। and वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप मेंसुरेशन में क्वेश्चंस बनाते हैं तो आप यूनिट जरूर लिख दें। कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं आपको एग्जामिनेशंस में, हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, इस तरह से प्रोसेस वाइज। एंड यदि हमें क्वेश्चंस में हाइट निकालना है और हमने हाइट को 49/9 के फॉर्म में केवल इतना ही लिखा है तो कहीं ना कहीं आपका 0.5 मार्क्स क्वेश्चन यूं ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हाइट का जो यूनिट होना चाहिए दैट इज मिसिंग। सो इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि आपको यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है और भी आपको क्या क्या निकालना है। बिल्कुल उसको तरीके से लिख लें और बिल्कुल उसके कैलकुलेशंस में सावधानी बरतें। ओके, चलिए कुछ छोटा छोटा क्वेश्चंस हम लोग और शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं। Okay, we have a question. Cylindrical pot is made of steel, open and top. Find the surface area of steel. Very simple. आपके पास एक बर्तन है, ओके, एंड आपके पास जो ये बर्तन है ये आप कंडीशन लगा हुआ क्या है, ओपन ऑन द टॉप। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप में ये चीज़ गायब है, बिल्कुल आप में ये चीज़ क्या है, गायब है। तो बिल्कुल अच्छे से मैंने अभी आपको 2 बात बिल्कुल इंपॉर्टेंट बोला। मेंसुरेशन इज़ वेरी इजी, बट जो भी क्वेश्चंस आपके पास मिले आप उसको अच्छे से सावधानी से पढ़ें एंड सवाल में क्या क्या गिवन है राइट इन सिस्टमैटिक वे एंड फाइनली डिसाइड कि हमको ये निकालना है। इस क्वेश्चंस में आप डिसाइड कर लीजिए कि क्या निकालना है। तो यहाँ पर हमें निकालना है स्टील जो इसमें यूज किया गया है, इस तरीके से जो यूज किया गया है आपको इसका सरफेस एरिया निकाला। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, ओपन ऑन द टॉप, बिल्कुल ध्यान में रखना है। आप यूँ समझ लीजिए कि नीचे वाला पैक है, ये नीचे वाला क्या है, आपका नीचे वाला पैक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि आपको इसका यदि सरफेस एरिया निकालना है तो फिर सरफेस एरिया निकालने के लिए आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको इसको कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस में एरिया ऑफ बेस।
क्योंकि ये एरिया ऑफ बेस तो इस नीचे पैक है, कहीं ना कहीं जो बर्तन है लाइक जस्ट लाइक ग्लास, तो नीचे तो पैक होता है ना, जस्ट लाइक दैट। सेम उसी क्वेश्चंस के तरह ये सवाल है। कर्व सरफेस एरिया हमने यूज किया होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला ऊपर वाला नीचे वाले को छोड़ करके, हमने भी कुछ देर पहले डिस्कशन किया है कर्व सरफेस एरिया। एंड सेकेंड वन क्या है आपको, एरिया ऑफ बेस। ये दो चीजें आपको यहाँ पर यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि आर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 7 और हाइट भी दिया हुआ है आपको 14। हाइट भी कितना दिया हुआ है 14। तो बिल्कुल आपको पता है ये आपका सिलेंड्रिकल फॉर्मेट है, सिलेंड्रिकल फॉर्म का चीज है ये। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट यू नो वेरी वेल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ओके। एंड द area of base, you know this is the circular form, area of base, this is the circular form, and area of circle is equal to pi r square, pi r square, very simple। And now put the value of r, very simple 7, and आप pi का भी वैल्यू रख दें 22/7, h का वैल्यू ऑलरेडी गिवन इनटू 14 प्लस पाई का वैल्यू 22/7 and r का वैल्यू 7 into 7. Now calculate all these, you will get the value 44 into 14 plus 154. ओके, तो आप इसको देखिए 56 6 5 कैरी एंड 616 एंड ये 154, ओके। तो ये आपका 770 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर, जो भी आपका यूनिट दिया रहेगा वो आपको क्या हुआ, सरफेस एरिया हो गया। बिल्कुल हम बार बार दो चीज़ों पर आपको गौर करते हैं कि अच्छे से बार बार आप सवाल पढ़ लेंगे एंड कंक्लूड कर लें कि भाई हमें जो है यहाँ पर सरफेस एरिया ही निकालना है या फिर हमें ये निकालना है। तो बिल्कुल आप उसको अच्छे से पूरा एक रफ स्केच मन में चलना चाहिए। कोई भी सवाल या फिर जितने भी टीचर्स हैं वो किस आधार पर क्वेश्चंस बनाते हैं, ये आधार है कि अच्छा ये करना है, हमें यहाँ जाना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। बस मन में एक रफ स्केच चल रहा है, इसको ऐसे निकालना है, इसको ऐसे निकालना, हमें आंसर आ जाएगा। बस कहीं ना कहीं वो आपके मन में सिस्टमैटिक रूप से चलना चाहिए, देन डेफिनेटली आपका जो प्रोसेस होगा, आंसर होगा, बिल्कुल वो सही आएगा। लेकिन यदि आपके मन में क्वेश्चन ही तरीके से समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मतलब आप बिल्कुल गलत किए जा रहे हैं। आपको इन बातों पर ख्याल रखना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या प्रोसेस हमें अपनाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेट कंसीडर अनदर क्वेश्चन। Okay, so we have another questions. Ratio of volumes of two cylindrical figure. We have here two cylindrical figure and given the ratio of their volumes. Okay, just consider here this one is volume, चलिए देखिए इसका वॉल्यूम V1 लेते हैं, इसका वॉल्यूम V2 लेते हैं, इसका रेडियस R1 लेता है, इसका रेडियस R2 लेता है, इसका हाइट H1 लेता है, इसका हाइट H2 लेते हैं। ठीक है, ये सिलेंडर फर्स्ट हो गया आपका और ये सिलेंडर आपका सेकंड हो गया। थोड़ी देर के लिए कंसीडर करते हैं। सवाल में चलते हैं। सबसे पहले बार बार हम जो टारगेट कर रहे हैं, क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। 8:3 इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। इसका मतलब समझ लीजिए V1/V2 रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 8:3। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स of two cylindrical figure is given as 8:3। 8:3 ये क्या है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलिंड्रिकल फिगर। चलिए वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई R1 स्क्वायर अपॉन H, सॉरी पाई R1 स्क्वायर इंटू H। यहाँ पर H1 एंड नीचे वाले फिगर के वॉल्यूम की बात करते हैं तो पाई R2 का होल स्क्वायर H2। तो ये हो गया आपका H1 और ये H2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं
इसका आपको 8:3 रेशियो दिया हुआ है। अब देखिए वेरी सिंपल, आप ये जो क्वेश्चंस R1/R2 का होल स्क्वायर है, ठीक है, R1/R2 का होल स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? हम इस दोनों टर्म को एक साथ एक जगह कंसीडर कर लेते हैं। ये देखिए इसको हम एक साथ ऐसा कंसीडर कर सकते हैं, और यहाँ पर क्या सिंपली आप समझ लीजिए पाई और पाई कैंसिल हो गया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2, और ये 8/3। अब सारे चीज़ों का यहाँ पर आप जो वैल्यूज दिया हुआ है वो लिख लें। अब देखिए रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, 3:2 दिया हुआ है, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स 3:2 दिया है। H1/H2 दिया हुआ है यहाँ पर 3:2, यहाँ पर आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। रेशियो ऑफ देयर हाइट्स वैल्यू दिया हुआ है 3:2, यहाँ पर आप इसका वैल्यू लिख सकते हैं। तो ये आपका जो फाइनल हो जाना है, ये क्या हो जाना है, R1/R2 का होल स्क्वायर, R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 दिया हुआ है 3:2 इक्वल टू 8/3 इक्वल टू 8/3। अब सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16/9, एंड स्क्वायर यदि आप हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 4:3। तो R1 और R2 का जो रेशियो आ जाएगा वो 4:3 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से इट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, इट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, ये आपके इसके रेडियस का आपका रेशियो निकल जाना है, ठीक है, ओके। ओके देखिए हम इसके थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। काफ़ी, यदि आपके पास फार्मूला कंफर्म है कि आप यही फार्मूला लगना है, एंड कहीं ना कहीं मतलब मिस्टेक नहीं करते हैं आप कि वॉल्यूम का फार्मूला यही होगा ही, स्क्वायर का फार्मूला यही होगा ही, एंड दूसरी बात जो आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करते, तो 80% क्वेश्चंस आप वहां सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस आना है एग्जाम्स में, तो कहीं ना कहीं वो फिगर से रिलेटेड ही आएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, मैक्सिमम चांसेस होता है कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि 2 से ज़्यादा अलग अलग शेप्स हैं एंड कंबाइन करके एक नया शेप बनाया गया। लाइक आप ये देखिए सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कॉन, और या फिर आप समझ लीजिए कि हेमिस्फेयर को हमने सरमाउंट कर दिया, यहाँ पर नीचे आपको कॉन लगा दिया, यहाँ पर आप इस तरह समझ सकते हैं। या फिर आपने सिलेंड्रिकल दोनों तरफ ले लिया और दोनों तरफ आपने इस तरफ से कॉन लगा दिया दोनों तरफ। तो अलग अलग तरीके के फिगर्स हो सकते हैं कि मिक्स कनेक्ट कंबाइन करके 2-3 अलग अलग फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंबाइन करके एक नया फिगर बना दिया गया, एंड इन दैट सिचुएशन आपको वहां पर उसका वॉल्यूम या फिर सरफेस एरिया या फिर कोई भी इंटरनल एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर आपको वहां पर समझना होगा कि जितने सारे फिगर्स हैं, पहले आप उसको तरीके से, जैसे ये हेमिस्फेयर, ये आपका सिलेंडर हो गया और ये राइट सर्कुलर कॉन हो गया। यहां पर देख लीजिए दोनों तरफ कॉन लगा हुआ, बीच में सिलेंडर लगा हुआ। यदि हम इस फिगर की बात करें तो एक सिलेंड्रिकल फिगर है और एक कॉनिकल फिगर है। तो एट फर्स्ट कंफर्म हो लीजिए, डिसाइड कर लीजिए अपने आप में कि यहाँ पर कॉन लगा हुआ है, यहाँ पर राइट सर्कुलर सिलेंडर लगा हुआ है। जो कुछ भी लगा हुआ है तो बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइए कि नहीं ये चीज यहाँ पर लगा हुआ है, ये चीज यहां पर लगा हुआ है, तो बिल्कुल आप कंफर्म हो जाइए। चलिए यहां पर देखिए सबसे पहले कि यदि हम इस फिगर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं, फाइंड वॉल्यूम, यदि हम इस फिगर का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर वॉल्यूम निकालने का मतलब हुआ आपके पास यहां पर 2 अलग अलग शेप्स हैं, 2 अलग अलग फिगर्स हैं। सबसे पहले तो फिगर है दैट इज द सिलेंड्रिकल, सबसे पहला फिगर है वो आपका फिगर आपका क्या हो गया, सिलेंड्रिकल फिगर हो गया, वो आपका फिगर क्या हो गया, सिलेंड्रिकल फिगर हो गया। और दूसरा आपका क्या हो गया, कॉनिकल फिगर हो गया। तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहां पर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फार्मूला लिख लेते हैं जरा सा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका फार्मूला होता है।
और यदि हम इसके वॉल्यूम ऑफ कॉन की बात करते हैं तो ये हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से आप देख लें। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बिल्कुल ध्यान में समझ में आना है, अलग कहां पर होना है। यहां पर देखिएगा, बिल्कुल आप गलती बिल्कुल भी नहीं करें कि अलग क्या होना है। यहां पर अलग यहां पर यह होना है कि दोनों का रेडियस तो एक ही होना है, दोनों का रेडियस एक ही होना है। क्योंकि यदि ये रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यदि रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो फिर चाहे हम कॉन की बात करें या फिर सिलेंडर की बात करें, दोनों के लिए रेडियस 7 सेंटीमीटर ही होना है। तो कहीं ना कहीं आर जो है आपको एक ही चीज होना है। यहाँ पर आर में नो चेंज, लेकिन हाइट में बिल्कुल चेंज होना है। आप इस तरह से यदि लिख रहे हैं सवाल में तो फिर वो तो गलत हो जाना है। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों में हल्का हल्का डिफरेंस कर देना है। आपको इसको h1 कर देना है और ये आपको h कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए 3 सेंटीमीटर है, तो ये h का जो वैल्यू हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एंड फाइनली ऊपर वाला जो ये h1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये आपका गिवन है, ये आपका क्या था गिवन था। तो यहाँ पर हमने इसको इरेज कर दिया। तो सो फाइनली आपको इस तरह से कंडीशंस मिल गया कि h का वैल्यू 7 और h1 का वैल्यू 3 निकल गया। बाद बाकी आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें 22/7 इंटू देखिए 7 का होल स्क्वायर और h का वैल्यू ये सिंपल से आपका सवाल में देख लेंगे 7 ही दिया हुआ है, प्लस 1/3 आर स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर और h1 का वैल्यू आपका 3 दिया हुआ है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम बच्चों से डिस्कस करना चाहेंगे, तो द वे यू कैलकुलेट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं आप सिंपली एक चीज यहां देखिए, यदि आप इस तरह के क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे बता सकते हैं क्या? तो आप सिंपली क्या करते कि कटाते या फिर इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं। आप इसको कैन यू मेक इट इजी, कैन इट बी मेक इजी, क्या इसको आप आसान बना सकते हैं या बनाया जा सकता है? एट फर्स्ट थिंक अबाउट इट, मतलब ट्राई टू मेक कॉमन समथिंग, कोई भी टर्म्स कॉमन लेने की कोशिश करें, कोई भी 10 के टर्म्स में से लाएं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बिल्कुल याद रखिए, कैलकुलेशन आसान दिया रहता है, बट आपको एक बार आसानी से सोचने की जरूरत है कि हम उसको कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा कॉमन ले लें, कुछ बाहर कर लें कि वो आसान हो जाए कुछ ना कुछ। बिल्कुल आप इसको चाहें तो आसान कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर देखिए 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर दोनों बाहर आ सकता है। आप इसको 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर बाहर कर लीजिए, तो ये आपका बच गया 7 + 1, क्योंकि यहाँ पर फाइनली 1/3 और 3 तो कैंसिल हो गया, 1/3 और ये आपका 3 तो कैंसिल हो गया, बचा 22/7 इंटू 7 का होल स्क्वायर आपने कॉमन कर लिया, तो 7 × 1 8 हो गया। तो आपका फाइनल देखिए आपका आंसर कितना आसानी से निकल गया, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 8, एक 7 कैंसिल हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 56, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कैलकुलेशन भी एक मायने रखता है, और आप सटीक कैलकुलेशन करें, अच्छे से कैलकुलेशन करें और ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश ना करें। बिल्कुल ध्यान में रखें, कैलकुलेशन भी आसान ही होता है, बट आप लोग कई बार उसको बर्डन के रूप में ले लेते हैं या फिर आप उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि कहीं ना कहीं जो चेक करने वाले हैं वो भी थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते हैं।